आज आप सभी स्टूडेंट्स को हिंदी विषय का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ये आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए है, यानी कि जो सुबह आपका पेपर होने वाला है इसके लिए आपको यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। चलिएगा, अब हम सभी स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं सभी को एक बात बता देना चाह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आप 100% अच्छे से याद करके और परीक्षा देने के लिए जाएंगे। सुबह आपका जो पेपर है इसके लिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये पेपर मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिएगा, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीतिकाल जो है आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसको श्रृंगार काल कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार काल तो कहा ही जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से बांटा गया है इसको? तो काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है ये भी। तो 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो उद्धव जो है उसको तेल की गागरी कहा गया है सूर के पदों में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को उद्धव याद रखना रहेगा। उद्धव इसमें आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोस्तों, आप सभी बच्चों को एक तो दोहा सीखना है और दोहा के अलावा आप लोगों को चौपाई सीखना है। ठीक है, दोहा और चौपाई दोनों सीखना है। तो मात्रा के आधार पर बताना है, क्योंकि ये मात्रिक छंद है और जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है, ठीक है, वो मात्रिक होता है, याद रखना। तो दोहा मात्रिक है, लेकिन ये अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अर्ध सम मात्रिक बताना है। पहली और जो तीसरी पंक्ति होती है ना, उसमें कितनी, पहली तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा, और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा। ठीक, 13-11 13-11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया था। नेताजी का जो चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। तो यानी कि आप सभी बच्चों को भी इसमें देशभक्ति की भावना याद रखनी रहेगी। वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसमें रीतिवाचक आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो नाटक घर बना देते थे चबूतरे के एक कोने को, तो यहाँ नाटक घर आंसर करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। यहाँ शिव दिया है, कृष्ण दिया है और विष्णु दिया है। तो परशुराम जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। जैसे शिव धनुष टूटता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। विस्तृत कलेवर वाले, विस्तृत मतलब विशाल, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहा जाता है महाकाव्य। तो यहाँ खालिस्तान में आपको महाकाव्य बताना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को फागुन मास स्टार्ट में ही लिख देना है, फागुन मास तक चलती थी। वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो सामान्य जो सूचना देने वाला वाक्य होता है उसको बोला जाता है विधानवाचक वाक्य। तो आप सभी को भी इसमें विधानवाचक पर कंप्लीट आंसर करना रहेगा। विधानवाचक आप शुरुआत में यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपका। इसमें दिया है, कटाव में बर्फ़ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसकी तरह चमक रहे थे। तो वो चांदी की तरह चमक रहे थे कि आपको मोती की तरह चमक रहे थे। दोनों में से आप कमेंट करके आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, सिंपल है ये, 2-3 बार मैंने पहले बता दिया है, पहले के वीडियोस में भी ये बहुत बार बता चुका हूँ। चलिए, अब यहाँ पर सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ये बात आपको याद रखना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें मानवीकरण अलंकार आपका होता है। रिपोर्ताज की भाषा फ्रेंच रिपोर्ताज की भाषा है। सफ़ेद पोश, सफ़ेद पोश के आगे आपको भद्र व्यक्ति बताना रहेगा। ठीक है, सफ़ेद पोश में आपको भद्र व्यक्ति आंसर करना है। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बोला जाता है, और जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल बोला जाता है। तो यहाँ अधिक बोलने वाला ये भी दे रखा है।
अधिक बोलने वाले को तो आप वाचाल बोल देना, और जहाँ कम बोलने की बात आती है वहाँ पर मितभाषी। अज्ञेय जो है इसके आगे आपको तार सप्तक याद रखना रहेगा। ठीक है, ये तार सप्तक के कवि थे अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, ये बात भी आप याद करके जाना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न है जिसको हमें कंप्लीट करना है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो लोक संस्कृति के करीब लेकर जाती है। लोक संस्कृति हम कह सकते हैं ग्रामीण सभ्यता की तरफ लेकर जाती है। विभाव के दो भेदों के नाम बताइए। तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन है एक और दूसरा है उद्दीपन। नेक्स्ट है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन इस नाम से शास्त्रों में काशी प्रतिष्ठित है। इसके बाद में किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो ये अव्यय भाव समास में होता है, इसमें अव्यय भाव समास करेंगे। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट है भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे? तो गोरस भात सान कर उसको खिलाते थे। गोरस भात आंसर हो जाएगा। सत्य असत्य लिखिएगा, पहला देखिएगा। मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है, तो इसमें आपको सही बताना है, ये सत्य है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। वर्णिक नहीं है, मात्रा की गिनती होती है क्योंकि मात्रिक है, यहाँ वर्णिक दिया है मतलब गलत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो दोस्तों इसमें सत्य लिखना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें असत्य लिखना। सफ़ेद पताकाएं होती है शांति अहिंसा का प्रतीक। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो ये पढ़कर और लिखकर, यानी कि आपको सत्य इसमें लिखना है, सत्य। ठीक है, इस तरीके से आप इस पेपर का आंसर करेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद।